हेलो स्टूडेंट, देखो आज हम शुरू करने वाले हैं बोर्ड की तैयारी। बोर्ड में पूछे गए जितने सारे क्वेश्चंस होंगे उसका सारा सोल्यूशन हम आपको देंगे, वो भी सिंपल तरीके से। ठीक है, सबसे पहले आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर विलयन। इस शुरुआत में हम क्या करेंगे आपको कि बोर्ड में जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे उसका पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट के बाद मैं क्या करूंगा, उसका सोल्यूशन दूंगा सिंपल तरीके से। ठीक, अब शुरुआत करते हैं इसका। देखो पहला मेरा चैप्टर है विलयन। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि विलयन होता क्या है। तो अगर हम विलयन की बात करें तो विलयन एक मिलावट होता है। जहां कहीं भी दो या उससे अधिक पदार्थ मिल जाएंगे तो हमारा मिलावट हो गया, और उसी मिलावट को आप क्या कहने वाले हो, उसी मिलावट को आप विलयन कहने वाले हो। तो अगर इसकी सिंपल भाषा में डिफिनीशन दें तो आप क्या बताने वाले हो, आप ये बताने वाले हो कि दो या उससे अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। कंफर्म हो ना? अच्छा, अब जैसे मान लो अगर हम एग्जाम्पल ले लिए कि मान लो मेरे पास एक कोई बर्तन है, इस बर्तन में मान लो यहाँ से क्या है कि पानी भरा हुआ है, तो ये मेरा हो गया पानी, और इसमें मैंने क्या मिला दिया, चीनी। तो बताओ ये पानी और चीनी का क्या हो गया, मिलावट हो गया। तो पानी और चीनी के इस मिलावट को आप क्या कहने वाले हो, विलयन कहने वाले हो। कंफर्म? अच्छा, अगर विलयन हमारा दो पदार्थों से मिलके बनता है, कितने से मिलके बनता है, दो पदार्थों से, तो उसको बोला जाता है द्विअंगी विलयन। ठीक है, उसको आप बोलोगे द्विअंगी विलयन। और अगर मान लो विलयन मेरा तीन पदार्थों से मिलके बना तो उसको आप बोलोगे त्रिअंगी विलयन। और अगर मान लो मेरा विलयन चार पदार्थ से मिलके बना है तो उसको आप बोलने वाले हो चतुर्थ अंगी विलयन। पर मजे की बात आपको बताऊं क्या है, मजे की बात यह है कि इस चैप्टर में केवल और केवल द्विअंगी विलयन के बारे में ही बात करनी है। इसके बाद कोई विलयन के बारे में आपको बात नहीं करनी है। ठीक है, अच्छा अगर मान लो मेरा विलयन द्विअंगी है तो बताओ उसमें कितने पदार्थ होंगे, सिंपल है, दो ही होगा। तो द्विअंगी विलयन होगा तो इसमें जो पदार्थ होंगे वो कितने होंगे। अगर विलयन मेरा द्विअंगी विलयन है तो द्विअंगी विलयन में बताओ कितने पदार्थ होंगे, दो पदार्थ होंगे। एक पदार्थ को हम बोलते हैं विलेय और दूसरे पदार्थ को हम बोलते हैं विलायक। याद रखना, केवल और केवल ये द्विअंगी विलयन की बात हम कर रहे हैं। विलेय क्या होता है कि अगर आपने मान लो कोई विलयन बनाया, तो विलयन बना रहे हो तो जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी, जो कम होगा उसी को बोलने वाले हो विलेय, और जो अधिक होगी उसको क्या बोलने वाले हो, जो अधिक होगा उसको आप बोलने वाले हो विलायक। तो एक बात याद रखना कि हमारा विलयन एक मिलावट है। दो पदार्थ से मिलके बन गया तो द्विअंगी, तीन से मिलके बन गया तो त्रिअंगी, चार से मिलके बन गया तो चतुर्थंगी। द्विअंगी विलयन है तो इसमें सिर्फ कितने पदार्थ होंगे, दो। पहले वाले पदार्थ को क्या बोलोगे, विलेय, और दूसरे पदार्थ को क्या बोलोगे, विलायक। जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसको क्या बोलोगे, विलेय, और जिसकी अधिक होती है उसको क्या बोलोगे, विलायक बोलोगे। इतनी बात कंफर्म है ना? अच्छा, अगर हम विलयन समझ गए तो अब हम अगले पड़ाव पे चलेंगे। अगला मेरा जो पड़ाव है वो है सांद्रता। ठीक है, चलो देखो सांद्रता। बताओ सांद्रता का मतलब क्या है। सांद्रता का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो मेरा कोई विलयन है, उस विलयन में विलेय कितना घुला है उसी को आप बोलने वाले हो सांद्रता। याद रखना, जब भी हम सांद्रता कहें तो तुम समझ लेना कि विलेय जो घुला है वो कितना घुला है उसकी मात्रा ही कहलाती है सांद्रता। कंफर्म हो ना? जब भी सांद्रता बोले आपको केवल और केवल क्या निकालना है, केवल और केवल विलेय की मात्रा निकालनी है। इतनी बात कंफर्म हो? अच्छा, अब आपके जो बोर्ड एग्जाम है ना, उस बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा सांद्रता के बारे में क्या क्या पूछा जाता है, तो सबसे ज्यादा जो आपका पूछा जाता है वो पूछा जाता है मोलरता। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है मोललता, फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है नॉर्मलता, और एक और पूछा जाता है आपसे मोल प्रभाज। ये जो चारों चीजें आपको दिख रही है ना, वो समझो सांद्रता निकालने का एक तरीका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन चारों के बारे में खूब अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोलरता के बारे में आपको बताते हैं। याद रखना, इसकी डिफिनीशन आपको याद होनी चाहिए क्योंकि बोर्ड में इसकी डिफिनीशन कई साल पूछ चुका है। तो चलो मैं शुरुआत करता हूं यहां से मोलरता से, कि मोलरता कहते किसे हैं।
बड़ा सिंपल है। मेरे पास एक कोई बर्तन है, ये जो बर्तन है वो 1 लीटर का है, 1 लीटर का कोई बर्तन है, इसमें मैंने किसी विलयन को रख दिया। अब तुम बताओ, हमने बोला ना कि जब भी सांद्रता निकालना होगा तो तुम क्या निकालोगे, विलेय निकालोगे, ठीक है। तो इस 1 लीटर के विलयन में यहाँ पे जो विलेय है वो कितना है, वो कहलाएगा आपका मोलरता। कंफर्म। पर याद रखो, विलेय को जो निकालना है वो मोल में निकालना है। किस में निकालोगे, मोल में। डिफिनीशन जरा देख के बताओ, 1 लीटर के विलयन में विलेय का कितना मोल है वो कहलाती है मोलरता। कंफर्म। डिफिनीशन याद हो गया, 1 लीटर के विलयन में विलेय के जो मोल है वो क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी। डिफिनीशन याद हुआ ना। अच्छा, अब देखो, अगर इसका हमको फार्मूला बनाना है तो फार्मूला कैसे बनाने वाले हो आप, ये आपका मोलरता का फार्मूला बनाना है। बताओ, हमको निकालना है विलेय की मात्रा, तो विलेय की मात्रा में निकालना विलेय के मोल। और बताओ किस में निकाल लो, ये लीटर है तो आयतन है, तो विलयन के आयतन में निकाल लो, विलयन का आयतन। याद रखना, ये जो आयतन है वो हमेशा लीटर में होना चाहिए, अगर लीटर में नहीं है तो लीटर में आप कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो देखो, ये मोलरता का फार्मूला हो गया, मोल की संख्या और ये विलयन का आयतन। मोल के लिए हम स्मॉल n लिखते हैं और आयतन के लिए हम क्या लिखते हैं, v लिखते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, केवल मोल निकालने का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा अणुभार, द्रव्यमान बटा अणुभार। मोल को किससे प्रेजेंट करते हो, n से लिखते हो। द्रव्यमान को हम यहाँ से W से लिखेंगे और अणुभार को हम यहाँ से m से लिखेंगे। ये डिनोट करने का तरीका है, ठीक है। बताओ, इस n के जगह पे तुम क्या लिखे हो, W/m लिखे हो, तो क्या मैं n के जगह पे W/m मैं लिख सकता हूँ, और पहले से मेरा क्या है, v है ही। तो ये मेरा चल के हो गया मोलरता का एक सुंदर सा फार्मूला, W/m × v। W का मतलब हो गया द्रव्यमान, जो वैल्यू ग्राम में देगा वही मेरा द्रव्यमान होगा। ये अणुभार आपको निकालना रहेगा हर बार क्वेश्चन में, और आयतन आपको देगा, ठीक है। चलो, अगर इसके मात्रक की बात करो तो इसका मात्रक क्या होगा, बताओ। तुम क्या लिखे हो, n/v लिखे हो, n के जगह पे बताओ क्या लिखा जाएगा, मोल लिखा जाएगा, और v के जगह पे क्या लिखा जाएगा, लीटर लिखा जाएगा। इसका मतलब इसका जो मात्रक हो गया वो मोल पर लीटर हो गया। अगर बाय द वे आप इतना बड़ा मात्रक नहीं लिखना चाहते हो तो तुम क्या करना कि यहाँ पे कैपिटल M बना देना, तो वो मोलरता का मात्रक हो जाएगा। इतनी बात कंफर्म है ना। तो देखो, सिंपल तरीके से डिफिनीशन हमको कंफर्म हो गया कि डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन में ये बताया गया कि 1 लीटर का विलयन हो, उस 1 लीटर के विलयन में ये जो विलेय के कितने मोल है वो कहलाने वाला है मोलरता। कंफर्म। अच्छा, मोलरता की हम क्या किए, यहाँ से एक फार्मूला भी निकाल दिए, ठीक है, इसका मात्रक भी पता कर लिए। अब हमको क्या पता करना है, इसका जो अगला पड़ाव है, अगला पड़ाव है हमारा मोललता। तो आओ हम क्या करते हैं, मोललता को देखते हैं। अगला मेरा पड़ाव है मोललता, इंग्लिश में इसको मोलैलिटी बोलते हो, मोलैलिटी। अब इसकी डिफिनीशन देखो, आप क्या किए ना, यहाँ पर अब 1 kg ले लिए, इसके पहले आप क्या लिए थे, लीटर लिए हुए थे, यहाँ पे क्या लिए, kg लिए हो। इसके पहले वाले में आपने विलियन लिया था, पर अभी क्या लेना है, ये विलायक लेना है। और देखो, हर बार याद रखना कि हर बार विलेय ही निकालना है आपको, और विलेय का क्या निकालने वाले हो आप, मोल निकालने वाले हो। तो देखो, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का कितना मोल है वो कहलाएगी मोललता। अंतर समझना, इसके पहले वाले में 1 लीटर का विलयन था, और अभी क्या पढ़ रहे हो, 1 किलोग्राम का विलायक है। लीटर देगा तो विलयन, कंफर्म, किलोग्राम देगा तो विलायक। दोनों में क्या निकालना है, विलेय की मात्रा निकालना है। मोलरता में भी क्या निकालोगे, विलेय निकालोगे, मोललता में भी क्या निकालोगे, विलेय निकालोगे। कंफर्म हो कि नहीं हो। बस अंतर क्या है, मोलरता है तो आप 1 लीटर का विलयन, और मोललता है तो 1 किलोग्राम का विलायक लेने वाले। कंफर्म हो गया ना। अच्छा, अब बताओ, यहां से अगर इसका हमको सूत्र बनाना हो तो क्या लिखोगे, मोललता बराबर, तुम क्या निकाल ले हो भैया, विलेय के मोल निकाल ले हो,
इस विलेय को मोल को किस में निकाल लो, विलायक के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे नीचे लिखोगे विलायक। देखो यहाँ केजी है ना, तो केजी क्या होता है, द्रव्यमान, मतलब विलायक का द्रव्यमान। और ये जो द्रव्यमान होगा वो किस में होगा, केजी में होगा। बताओ मोल बराबर क्या पढ़े हो, मोल बराबर पढ़े हो W/m पढ़े हो अभी। ये मोल है ना, तो मोल को किससे लिखोगे, n से। द्रव्यमान को किससे लिखते हो, W से। दो टाइप का W होगा, ये मेरा छोटा W है और ये मेरा बड़ा W है। छोटा W विलेय को बताएगा और जो बड़ा W होगा वो किसको बताएगा, विलायक को। याद रखना दोनों द्रव्यमान है, जो छोटा W हो वो विलेय को बताएगा, बड़ा W किसको बताएगा, विलायक को। तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, अब देखो n के जगह पे छोटा W और m इंटू ये बड़ा W, ये विलेय का द्रव्यमान हो गया और ये किसका द्रव्यमान हो गया, विलायक का द्रव्यमान हो गया। ठीक है, मात्रक बताओ क्या होगा इसका। अगर मात्रक की बात करें तो देखो n का जगह पे क्या लिखने वाले हो, मोल लिखने वाले हो, और W का मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान को किस में लिए हो, केजी में। इसका मतलब इसका जो मात्रक हो गया मोल पर केजी, या तो अगर इतना बड़ा मात्रक ना लिखना चाहो तो छोटा m बना लो, इसका मात्रक हो गया। कन्फर्म हो ना। चलो ये बात तो हम सीख गए। अगला देखो, अगला जो पूछेगा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगला आपसे पूछेगा, यहाँ पर पूछेगा आपसे मोल प्रभाज। मोल प्रभाज याद रखो, इसको मोल अंश भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको मोल फ्रैक्शन बोलोगे। कैसे बताओगे इसकी डेफिनेशन, बताओ। ये विलयन है, हाँ या ना, हाँ। विलयन किससे मिलके बना होता है, सर विलेय से मिलके बना होता है और विलायक से मिलके बना होता है। मान लो हमने कहा कि जो विलेय के मोल हैं वो ये मोल बताओ, इसके जो मोल है स्मॉल n है और इसके मोल जो हो गए वो कैपिटल N। तो विलयन के मोल कितने होंगे, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। क्यों होगा, क्योंकि विलयन इन्हीं दोनों से मिलके बना है ना। तो अगर इसके मोल स्मॉल n है, इसके मोल कैपिटल N है, तो इसका मोल पूछा तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो इसका मोल पता चल गया, हाँ या ना। चलो ये जो प्रभाज है ना, प्रभाज का मतलब एक तरीके से होता है रेशियो, अनुपात। अब देखो हमको क्या निकालना है, मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज जो निकलेगा वो विलेय का निकलेगा और विलायक का निकलेगा। ठीक है, जिसके भी मोल प्रभाज तुमको निकालना होगा उसका मोल ले लेना और नीचे कुल मोल ले लेना। जैसे हमको इसका मोल निकालना है विलेय का, तो अगर विलेय का मोल निकालना है, विलेय का, विलेय के मोल प्रभाज, तो बताओ विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, स्मॉल n। अब कुल मोलों की संख्या क्या हो गई, स्मॉल n प्लस में कैपिटल N। कन्फर्म हो। इसी तरीके से अगर हमको विलायक का मोल प्रभाज निकालना हो, विलायक का मोल प्रभाज, तो विलायक का मोल बताओ कितना दिया है, कैपिटल N। और कुल मोल कितना हो गया, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। देखो ये जो विलेय विलायक हैं विलयन के घटक होते हैं। तो अगर हम पूछे कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं, तो आप ये बताओगे कि देखो ये घटकों के मोल हो गए, जैसे ये घटक है ये घटक है, तो घटकों के मोलों की संख्या अब कुल मोलों की संख्या के जो अनुपात हैं उसी को आप क्या बोलने वाले हो, मोल प्रभाज बोलने वाले हो। मेरी बात सुनो, कुल घटकों, ये कुल घटक को कहाँ रखोगे, सुनो ये देखो ये है आपके, ये और ये क्या हैं, घटक हैं। तो घटकों के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही आप क्या कहने वाले हो, मोल प्रभाज कहने वाले हो। इस मोल प्रभाज को अगर हम पूछें कि डिनोट कैसे करते हैं, तो ये होता है, इसको हम पढ़ते हैं चाई, CHI, इसको आप काई भी पढ़ सकते हो। और अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है नहीं होता है, मतलब ये एक तरीके से मात्रकहीन होता है। ये जो होते हैं वो मात्रकहीन होते हैं, कोई मात्रक ही नहीं होता। मज़े की बात याद रखना कि अगर ये वाले जैसे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, और ये बताओ इसका मोल प्रभाज है कैपिटल N स्मॉल n प्लस कैपिटल N, अगर दोनों को जोड़ दोगे तो ये LCM ले लो, लसो ले लो,
और ऊपर वाला भी ऐसे जुड़ गया, कट कर दोगे तो वैल्यू कितना हो गया 1। मतलब याद रखो कि विलयन के चाहे जितने घटक हों, सभी घटक का तुम मोल प्रभाज निकालो और जोड़ोगे तो वैल्यू 1 से ज़्यादा कभी नहीं आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, कंफर्म हो ना। चलो इतना कॉन्सेप्ट सीख गए। तो जब इतना सारे कॉन्सेप्ट सीख गए हैं तो इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अब बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं उसको हम देखते हैं। देखो ये अभी जो हमने आपको डेफिनेशन बताई थी, उस डेफिनेशन का ये आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो कि 1 लीटर के विलियन में, ये विलियन शब्द है, ये है आपका विलियन। विलियन में विले के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। फार्मूला भी आप देख लिए। यहाँ पे 1 किलोग्राम विलायक में विले के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। ये फार्मूला आप देख लिए। ये मोल प्रभाज भी देख लिए हो। विलयन के घटकों के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हो कि अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहलाता है ये आपका, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करोगे आप? इसको डिनोट करोगे चाई से। मोल प्रभाज को जोड़ने पे मान कितना आता है? 1 आता है, ठीक है। अब सुनो, 1 साल आपका पूछा हुआ द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता क्या होता है? देखो यहाँ पे तुमको क्या लेना है? विलयन लेना है, और ये जो विलयन लेना है वो 100 ग्राम लेना है, क्योंकि प्रतिशत सांद्रता है ना, तो प्रतिशत के लिए आपको 100 लेना है। और आपको पता है कि सांद्रता में हमेशा विलेय निकाला जाता है। क्या निकालोगे? विलेय निकालोगे। तो यहाँ पे क्या है कि विलयन का कितना ग्राम है? 100 ग्राम। इस 100 ग्राम के विलयन में ये विलेय कितना ग्राम हो गया, इसी को हम बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। देखो क्या बताओगे? 100 ग्राम के विलयन में विलेय का कितना ग्राम है, उसी को बोलने वाले हो द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। कंफर्म? हाँ, 100 ग्राम के विलयन में विलेय का कितना द्रव्यमान या कितना ग्राम है, वही कहलाएगा विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, ठीक है। चलो अब देखो बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो 2018 का क्वेश्चन यही है कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की किन्हीं 4 विधियों का उल्लेख करें। 4 विधि पूछ लिया ना, तो 4 विधि अभी तुरंत तुम पढ़े हो भैया। एक तो तुम मोलरता पढ़ लिए, एक मोललता पढ़ लिए, एक मोल प्रभाज पढ़ लिए और एक द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता पढ़ लिए। ये चारों को आपको लिख के चले आना है, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ये 2018 का क्वेश्चन है। तैयार हो गया? पक्का ना? हाँ, स्माइल पास करो। ओके चलो अगला देखो। अगला पूछा है कि मोल प्रभाज या मोल अंश किसे कहते हैं। 2011, 2018, 2022 में भी पूछा है, पूछने की फिर से संभावना है आपकी। कंफर्म? चलो अगला देखो। अगला अब न्यूमेरिकली पोर्शन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करना है। 2018 का क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा हुआ है, बहुत आसान तरीके से आप लगाओगे। देखो ये ग्राम दिया ना, मैंने बोला कि जो ग्राम देता है वो डब्लू का मान होता है, तो 15 ग्राम दे दिया तो ये क्या हो गया? डब्लू का मान हो गया। और यहाँ पे इसने दे दिया 1 लीटर, मतलब आयतन इस बंदे ने कितना दे दिया है? 1 लीटर। वेरी गुड। और हमसे क्या पूछा है कि मोलरता बताओ क्या होता है। तो मोलरता बताइए ना। मोलरता का फार्मूला क्या होता है जी? छोटा W अपॉन M इंटू भी। W मिल गया, भी मिल गया। M का मतलब होता है अणु भार, तो अणु भार का जुगाड़ कर लो। अणु भार किसका निकालोगे? पोटेशियम क्लोराइड का। पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला होता है KCl, पोटेशियम क्लोराइड का अणु भार। तो पोटेशियम का देखो ये मान दिया होगा 39 और ये हो गया 35.5। तो जोड़ लें यहाँ से 39 और 35.5, ये हो गया 4 और यहाँ से हो गया 7, मतलब ये हो गया आपका 74.5। बताओ W का मान कितना है भैया? W का मान दिया है 15, M का मान तुम निकाल लिए 74.5 और भी कितना है? 1 है। तो ये हो गया 15 और ये हो गया 74.5। इसको कट कर दोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 0.2, बड़ा वाला M लिख लो, आंसर हो गया। ठीक है। अब देखो एग्जाम में आपको करना कैसे है। एग्जाम में सबसे पहले आपको लिख देना है यहाँ पे गिवन डेट या दिया है, दिया है।
अब देखो जब दिया है दे दिए, तो इससे क्या हो गया कि एग्जामिनर को ये पता चल गया कि लड़के को इतना पता है कि क्या क्या डाटा दिया हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ दिया है उसको आप ऐसे लिख दोगे। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ से फार्मूला लिखने के बाद आप क्या करोगे, ब्लैक पेन से इसको पूरी तरीके से बॉक्स में बंद कर लोगे। उसके बाद जब आपका यहाँ से आंसर आएगा तो उस आंसर को यूनिट सहित ऐसे बॉक्स में बंद कर लोगे। अब एग्जामिनर देखो क्या करेगा, एग्जामिनर को ये देखना रहेगा कि इसमें जो जो डाटा दिया लड़के ने लिखा है कि नहीं, मिल गया उसको। फिर उसके बाद देखेगा कि ये क्या है, लड़के ने ये फार्मूला लगाया है, इसको पता है, और उसके बाद आंसर लिखा है, यूनिट लिखा है। एग्जामिनर पूरा बीच की चीज़ों को ना चेक कर डायरेक्ट आपको ये चेक करके नंबर दे देगा। कंफर्म होना? चलो ये क्वेश्चन क्लियर है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन देखें। देखो फिर से क्या दे दिया, आप बताओ। मैं सबसे पहले क्या लिखूं, दिया है, दिया है मतलब गिवन डेट। पहले बताओ 5.85 ग्राम, ये बताओ क्या हो गया, डब्लू हो गया। ये देखो ml वाला भी जो चीज़ है वो भी आयतन ही होता है, तो ये 200 ml, याद रखना ml को हमेशा लीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये 200 लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग दे दो, लीटर में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसमें क्या है कि देखोगे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, तो निकाल लो। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl का अणु भार। सोडियम का दे दिया है 23, क्लोरीन का दिया है 35.5, 58.5 हो गया। क्या पूछा है हमसे, मोलरता। लिखो मोलरता बराबर स्मॉल w अपॉन m इंटू भी। W कितना दे दिया 5.85, m दे दिया 58.5, आयतन कितना दिया जी भैया 200, और 200 और यहाँ से कितना दिया है बताओ 1000 से भाग दियो तो लीटर में कन्वर्ट हो गया। इसको कट कर दोगे तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 5 बार में चला गया, ठीक है। ये उठ के तो ऊपर आ जाएगा ऐसे, तो 5.85 इंटू 5 58.5। अब क्या करो आप इसको कट कर दो तो ये चला जाएगा 10 बार में, मतलब ये हो गया 5/10। 5 से कट कर दो 10 को तो ये चला गया 2, ये वाला आ गया 1/2, 1/2 मतलब हो गया 0.5, बड़ा वाला m लिख दो, ये हो गया आपका आंसर। तो करना क्या है आपको, ये गिवन डाटा लिखना है, फिर उसके बाद जो फार्मूला लगा रहे हो उस फार्मूले को ऐसे बॉक्स में बंद कर लेना है। लास्ट में जो आपका आंसर आ रहा है उस आंसर को ऐसे बॉक्स में बंद कर लेना है। बोर्ड में अच्छे खासे नंबर आपको मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा चलो अगला देखो। अगला अब हमको निकालना है क्या भैया ना, मोललता। चलो यहाँ पे देखो ये क्या दिया हुआ, एक तो दिया हुआ है 100 ग्राम, उसके बाद ये दे दिया है मोल। किसके मोल दिए हैं, विलेय के मोल। इसका मतलब स्मॉल n दे दिया है 1/10, और ये देखो ये विलायक का क्या दिया है, द्रव्यमान। तो विलायक का देगा तो कैपिटल W लिखोगे। और हमसे क्या पूछा है कि मोललता पूछा है, मोललता। तो n बराबर बड़ा वाला W, बताओ n कितना दिया है 1/10, बड़ा वाला W कितना दिया है 100, ये ग्राम में है ना। बड़ा वाला W हमेशा kg में रहना चाहिए, kg में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा, kg में कन्वर्ट हो गया। तो लिख लो 1000 से भाग दे दो, 1 0 से ये देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और इस 0 से ये 0 कैंसिल, मतलब टोटल वैल्यू कितना बचा 1, स्मॉल m लिख लो, आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ है, और ये भी क्वेश्चन जो है 2 नंबर का पूछा है। आसान है ना, बहुत ही आसान है भाई। ठीक है, बस आप ऐसे बने रहो, बोर्ड टॉप कराने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, हाँ आओ अगला क्वेश्चन। ये देखो ये वाला क्वेश्चन कई साल पूछ चुका है, 2019 में पूछा है, इसके पहले भी पूछा है। 2 नंबर के क्वेश्चन है ये। पहले तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट ये है कि ये कह रहा है कि एक विलयन बनाया गया है, और विलयन है वो चीनी के सीरे का। तो चीनी के सीरे का मतलब हो गया कि चीनी और पानी का शरबत समझ लो।
तो इसमें ये हो गया चीनी है और ये पानी हो गया। बताओ, चीनी के सीरे का कुल द्रव्यमान दे दिया, मतलब ये जो चीनी और पानी मिलाए हो इसका कुल द्रव्यमान दे दिया है 214.2 ग्राम, ये कुल हो गया। इसमें से इतना ग्राम चीनी है, 34.2 ग्राम चीनी है। तो एक बात बताओ ना, कुल द्रव्यमान कितना है जी भैया? 214.2 ग्राम, और इसमें से चीनी कितना है? तो 34.2 ग्राम। तो बाकी इसमें से इतना ये है, तो बाकी जो बचेगा वो पानी का द्रव्यमान ना। तो पानी का द्रव्यमान निकालना है तो 214.2 में से 34.2 को माइनस कर लो। बोलो, इसको माइनस करोगे तो बताओ ये यहाँ पे कितना हो गया? आप यहाँ से माइनस कर लो तो मेरे ख्याल से 180 आना चाहिए। आप माइनस करके देख लो, 214.2 और ये हो गया 34.2, ये हो गया 0 0, और यहाँ से आप में 11 में से 3 जाएगा तो 8, 180 सही है। ठीक है, तो ये आप क्या करो, यहाँ देखो 180 ये क्या हो गया? ग्राम हो गया। बताओ, मेरे पास ये जो चीनी है वो एक तरीके से विलेय है, क्योंकि चीनी घुलता है और पानी में घुलेगा इसलिए ये विलायक है। या आप ऐसे भी देख सकते हो, इसका मात्रा कम है तो विलेय और इसका मात्रा अधिक है तो क्या हो गया? विलायक। मतलब हमको छोटा W पता चल गया कि छोटा W है 34.2 ग्राम। कैसे पता कि छोटा W यही है? ग्राम में जो कम होगा ना जी भैया, उसी को छोटा W मान लेना, और ये ग्राम में जो ज़्यादा होगा, जैसे 180 दिया हुआ है तो इसको बड़ा W मान लेना। ठीक है, और चीनी के अगर अणु भार की बात करें, मतलब M, तो ये याद रख लो 342 होता है। ठीक है, चलो हमको सारा डाटा मिल गया। हमको क्या निकालना है? मोललता निकालना है, मोललता। तो मोललता बराबर क्या लिखोगे आप? यहाँ से स्मॉल w अपॉन m इंटू बड़ा वाला W। छोटा वाला W देखो कितना दिया है? 34.2। चीनी का अणु भार होता है 342 और ये दे दिया आपका 180। बताओ, कैपिटल W कितना किस में दिया भैया? ग्राम में। इसको किस में बदलोगे? केजी में। तो केजी में बदलने के लिए आपको 1000 से भाग देना पड़ेगा। इस 0 से ये 0 कैंसिल कर लो, 100 को ऊपर भेज लो, 3 देखो ये हो गया 34.2 100, और ये हो गया 342 गुणे 18। इसमें से एक 0 से 0 हटा लो तो ये हो गया 342 और ये हो गया 342। ऊपर केवल बच गया 10, ये 10 है केवल, और नीचे बच गया 18। इससे तो ये कैंसिल कर सकते हो। ऊपर क्या बच गया आपका? 10/18। 2 से कट कर दोगे तो ये चला जाएगा आपका 5 बार में और ये चला गया 9 बार में। तो ये अगर इससे भाग दोगे तो बताओ कितना हो गया? 9 × 5 = 45, मतलब 0.55 स्मॉल m, यही आंसर हो गया। कितना आसान है यार, कंफर्म होना। अच्छा, अब ये सारे क्वेश्चन जो भी है ना, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे। ठीक है, मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। आप क्वेश्चन देखो एक बार, कॉन्सेप्ट समझ लो, वीडियो को रोक लो और रोकने के बाद खुद से लगाओ। कंफर्म हो? नकल नहीं करना यार। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेरे पास पोटेशियम कार्बोनेट है। तो पोटेशियम कार्बोनेट का फार्मूला पहले सीख लो, K2CO3, ये पोटेशियम कार्बोनेट होता है। इसके अणु भार की बात कर लो, इसका अणु भार कितना होता है बताओ। पोटेशियम के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 39। 2 बार पोटेशियम है तो 2 से गुणा कर लो। कार्बन का देखो, ये कार्बन का दिया हुआ है 12, तो लिख लो। ऑक्सीजन का भैया दिया है 16 × 3, ये हो गया 8 और ये 78, ये हो गया 12, 16 दूना 32, 3 48, जोड़ लो 138 हो गया आपका। ठीक, अब बताओ, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि पोटेशियम कार्बोनेट है, मतलब ये कह रहा है कि यहाँ से K2CO3 है, ये आपका दे रहा है कि 20% है। अब 20% यहाँ कह रहा है भारा अनुसार,
मतलब अब कॉन्सेप्ट समझना क्या कहना चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि ये जो भी कार्बोनेट का विलयन बना है पोटेशियम कार्बोनेट का, इसमें जो 20% है वो पोटेशियम कार्बोनेट है। मतलब ये हमको पता चल गया कि पोटेशियम कार्बोनेट इसमें जो है वो 20 है। तो जब 20% ये होगा तो बाकी 80% तब क्या होगा, पानी होगा। कंफर्म हो कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। 20% पोटेशियम कार्बोनेट है तो बाकी 80% इसमें क्या होगा, पानी होगा। यानी ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है। ये भारानुसार का मतलब दोनों जो है भार में लिया गया है। समझ पा रहे हो ना। अच्छा अब बताओ, ग्राम में वैल्यू कम कौन है, ये है। तो जो कम वैल्यू होती है उसको छोटा डब्लू, और जो अधिक वैल्यू होती है उसको बड़ा डब्लू। पहचान रहे हो ना। अरे यार स्मॉल डब्लू मिल गया, कैपिटल डब्लू मिल गया, यहाँ से हमको अणु भार m मिल गया। निकाल लोगे? यस। फार्मूला बोलो, मोललता का फार्मूला स्मॉल डब्लू अपॉन m इंटू कैपिटल डब्लू। आओ सॉल्व करें। बताओ स्मॉल डब्लू कितना 20, m कितना 138, कैपिटल डब्लू 80। कैपिटल डब्लू किस में होना चाहिए, केजी में। केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दो, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर लो, बाकी जो 100 बच रहा है उसको ऊपर भेज लो। 20 गुणे ये हो गया 100, 138 गुणे 8, ऊपर हो गया आपका 2000 और ये हो गया 138 गुणे 8। इसको कट कर लोगे तो ये जो वैल्यू आएगी 1.81 आएगी। यही आपका स्मॉल n हो गया। स्मॉल m आसान है, देख लो इसको। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2018 का है। ठीक है, चलो देख लिया। आओ आगे देखते हैं। अब अगला देखो, ये क्वेश्चन देखो आप। H2SO4 का कोई विलयन है, इसमें से 94% जो है H2SO4 है। मतलब क्या कह रहा है, इसके आगे देखो ना, ये वाला डाटा लगाया और W/V। इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना यहाँ पे। ये कह रहा है कि H2SO4 का कोई विलयन है, H2SO4 का कोई विलयन है, इसमें से ये जो है वो 94% है। मतलब H2SO4 का जो विलयन है वो 94%, स्मॉल w अपॉन ये भी दिया हुआ है। तो सुनो मेरी बात, इसमें से जो 94 है ना 94 वो W है, तो W हो गया 94 और जो प्रतिशत है वो भी है। मतलब भी यहाँ पे प्रतिशत का मतलब होता है 100। क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना हमेशा। भी को आपको लेना है ml में और इसको किस में लेना है, ग्राम में। कंफर्म? चलो, ये वाला छोटा W है, मतलब ये विलेय हो गया आपका। ठीक, और ये जो आयतन दे रहा है वो विलयन का है। पहली बात तो आपको ये समझना है। अब हमको क्या निकालना है, पहली बात तो आप ये समझ लो कि निकालना क्या है। निकालना हमको मोललता। तो मोललता निकालने के लिए छोटा W अपॉन m इंटू बड़ा W। इसका जुगाड़ तो हो गया, m का जुगाड़ हम कर लेंगे, आपको निश्चिंत रहना है। कैपिटल W का जुगाड़ नहीं हुआ है। ठीक है, कैपिटल W का मतलब है विलायक का द्रव्यमान। इसमें विलायक का कहीं द्रव्यमान नहीं दे रहा है, लेकिन दो चीज़ दिया है। एक तो इसका आयतन दे दिया है और दूसरा इसका क्या दे दिया है, घनत्व दे दिया है। आयतन और घनत्व से आप द्रव्यमान निकालो, पर याद रखो ये वाला जो आयतन दे रहा है ये, और ये घनत्व वो विलयन का दे रहा है। तो यहाँ से जो द्रव्यमान निकलेगा वो विलयन का ही निकलेगा, विलायक का भी नहीं निकल रहा है। चलो जो दिया है पहले उसको हम निकालते हैं ना। तो यहाँ से क्या करो, विलयन का द्रव्यमान निकालो। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। आयतन दिया है 100, घनत्व दिया है 1.84। तो जब मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 184 ये ग्राम हो गया। किसका है ये है आपका विलयन का। अब क्या करो, देखो विलेय का द्रव्यमान पता चल गया और विलयन का पता चल गया, तो विलायक निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे,
विलयन के द्रव्यमान में से विलेय का द्रव्यमान निकाल दो तो विलायक का पता चल जाएगा। तो यहां से निकाल लो विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान निकालना है तो विलयन का द्रव्यमान कितना है 184 माइनस ये हो गया 94, तो यहाँ पे बताओ कितना हो गया 80 ग्राम आ गया। अब फार्मूले में रखो, छोटा वाला W है 94, H2SO4 का जो अणु भार होता है ना, यहाँ से अगर आप निकालोगे तो ये आएगा आपका 98, और यहाँ से बताओगे ये कितना दे रहा है 80, पर ग्राम में है तो केजी में बदल लो, एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर लो, 94 ये ऊपर चला जाएगा तो 100, 98 गुणे 8, 2 से कट कर लो, ये हो गया 49 बार में, और ये चला जाएगा 50 बार में। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 94 गुणे 50, 49 गुणे 8, ये पूरा कट कर लोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 10.65 स्मॉल m, ये आंसर हो गया। तो ये क्या है ना कि घनत्व तो अगर देता है तब का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे। और ये क्वेश्चन देखो कई साल पूछा है, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, 2017 में, 2020 में, 2021 में पूछा है, तो आने की संभावना फिर से रहेगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला देखो, अभी क्या है ना कि कभी कभी आपको नॉर्मलता से भी क्वेश्चन पूछता है। तो नॉर्मलता क्या है, नॉर्मलता भी पहले समझ ले किसके डेफिनेशन। मान लो मेरे पास ये कोई विलयन है, और ये जो विलयन है वो 1 लीटर का है। इस 1 लीटर के विलयन में फिर से हमको विलेय निकालना है। देखो नॉर्मलता भी एक सांद्रता निकालने का तरीका ही है, ठीक है। विलेय निकालना है तो विलेय का यहाँ पे तुल्यांकी भार निकालना है। विलेय का क्या निकालोगे तो तुल्यांकी भार निकालोगे। इसके पहले वाले में आप क्या निकालते थे, विलेय का मोल निकालते थे, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, नॉर्मलता में क्या निकालोगे, विलेय का तुल्यांकी भार निकालोगे। तो देखो मोलरता और नॉर्मलता मिलता जुलता है, क्या है बस थोड़ा सा अंतर। मोलरता में भी तुम क्या लेते थे कि 1 लीटर का विलयन लेते हो, और उसमें क्या निकालते हो, विलेय के मोल निकालते हो। पर नॉर्मलता में क्या निकालोगे, नॉर्मलता में भी 1 लीटर का विलयन लोगे पर विलेय का ग्राम तुल्यांक निकालोगे। समझ पा रहे हो ना कॉन्सेप्ट को, कंफर्म है। अच्छा, तो हम डिफिनीशन कैसे बताएं, हम डिफिनीशन बताएंगे 1 लीटर के विलयन में विलेय के कितने तुल्यांक हैं, ग्राम तुल्यांक कितने हैं, वही नॉर्मलता कहलाती है। कंफर्म हो ना। अच्छा, अगर हम यहाँ से फार्मूला देखें तो देखो नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है और इधर मोलरता का। मोलरता और नॉर्मलता एक दूसरे से मिलता जुलता है। इसके लिए क्या सीखे हो, स्मॉल W/m/v सीखे हो मोलरता के लिए। नॉर्मलता का भी यही फार्मूला हो गया, थोड़ा सा अंतर, स्मॉल W/v है, जहाँ पे अणु भार ले रहे थे वहाँ पे तुल्यांकी भार ले लिया जाता है, और तुल्यांकी भार को हम E से प्रदर्शित करते हैं। कंफर्म हो। तो बस इतना अंतर है, नॉर्मलता में तुल्यांकी भार और मोलरता में क्या निकालोगे, अणु भार निकालोगे। कंफर्म। चलो अगला देखो, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन को पढ़ते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो नॉर्मलता बराबर क्या पढ़े हो, नॉर्मलता का फार्मूला हो गया स्मॉल W/E/v, इसको समीकरण 1 मान लो। और मोलरता बराबर क्या पढ़े हो, स्मॉल W/m/v, इसको समीकरण 2 मान लो। दोनों समीकरण को डिवाइड करो, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो बताओ इधर हो गया नॉर्मलता और नीचे हो गया मोलरता। तो स्मॉल W/E/v, स्मॉल W/m/v, v से भी कैंसिल कर लो, W से W कैंसिल कर लो। अब m को उठा के ऊपर भेज दो, तो ये है नॉर्मलता और नीचे है मोलरता।
स्मॉल एम उठ के ऊपर चला गया और ई तो नीचे है ना। अगर केवल यहाँ से नॉर्मलता निकालना हो तो मोलरता को यहाँ भेज दो। मोलरता गुणे ये m का मतलब है अणु भार और E का मतलब है तुल्यांकी भार। तो ये इनके बीच में संबंध होता है। ठीक है, अगर कभी मोलरता और नॉर्मलता में आपसे संबंध पूछ दे तो आप ऐसे डेरिवेशन कर लेना। डेरिवेशन क्या करना है, फार्मूला आपको याद है ही, दोनों फार्मूले को रिलेट कर देना, अपने आप ये दोनों के बीच में संबंध बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी देखो इस फार्मूले का हम यूज कहाँ करेंगे। अगर क्वेश्चन में मान लो मोलरता दिया हमसे और हमसे नॉर्मलता पूछे तब इस फार्मूले का यूज़ करोगे, पर मैं आपको इससे भी एक सिंपल तरीका बता सकता हूँ। ठीक है, अगर इजाज़त है तो बताऊँ। ओके, अब देखो क्वेश्चन में यदि हमसे मोलरता दिया हो और नॉर्मलता पूछे तो कैसे सॉल्व करोगे। अम्ल की बात करें हम, अम्ल के लिए अगर अम्ल दे के ये पूछता है तब तो नॉर्मलता पूछेगा, जो मोलरता देगा उसको लिख लेना, और अम्ल जो होता है उसकी पहचान होती है H+ आयन से। तो H+ की संख्या कितने H+ हैं उसी से गुणा कर लोगे तो नॉर्मलता मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें क्षार के लिए, ठीक, क्षार के लिए नॉर्मलता निकालना हो तो मोलरता तो देगा, जो मोलरता देगा उसको लिख लेना, और क्षार की पहचान होती है OH- आयन से। जब इससे गुणा कर लोगे तो नॉर्मलता मिल जाएगा। कंफर्म होना। चलो अब देखो आओ क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अभी देखो, ये इसको कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 40 ग्राम दिया हुआ है, तो ये हो गया छोटा W, और ये 500 ml दिया हुआ है तो ये भी दिया हुआ है। इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 1000 से आप भाग दोगे, लीटर में कन्वर्ट हो गया। NaOH के अणु भार की बात करें तो देखो Na का होता है 23, O = 16 और H = 1। तो अणु भार अगर निकालना हो तब NaOH का अणु भार 23 ऑक्सीजन का 16 हाइड्रोजन का 1 टोटल कर लोगे तो 40। मोलरता भी निकालना है, नॉर्मलता भी, तो यहाँ से पहले तो मोलरता निकाल लो तुम। मोलरता बराबर क्या लिखोगे, w/m × v। W देखो कितना दिया है 40, m कितना दिया भैया, ये भी 40, और यहाँ से भी बताओ कितना हो गया 500/1000। तो ये 40 से 40 आप क्या करो, कैंसिल कर लो। ये 500 से अगर कट करोगे तो 2 बार में कट जाएगा, ये नीचे से उठ के ऊपर चला गया तो ये हो गया 2m, ये मोलरता निकल गया। पर क्वेश्चन में क्या दिया है कि नॉर्मलता भी पूछा है, तो जुगाड़ लगा लो। मोलरता पता चल गया ना हमको। अगर मोलरता पता चल गया है कितना है 2, और नॉर्मलता निकालना है तो क्या करोगे, जो मोलरता दिया उसको लिख लो। बताओ ये तो क्षार है ना, क्योंकि इसमें OH लिखा हुआ है तो ये क्षार है। कितना OH यहाँ से मिलेगा हमको 1, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो गया 2n, तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर। अब इससे सिंपल क्या चाहते हो भाई, इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता। ये 2017 का क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछा था। कितना टाइम लगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। ठीक है, आसान लग रहा है ना। ठीक, चलो अगला देखो। अब क्वेश्चन देखो, कॉन्सेप्ट में बताता हूँ कि मान लो अगर क्वेश्चन में प्रतिशत मात्रा और घनत्व दोनों दे दे तब आपसे मोलरता पूछे। ठीक है, परफेक्ट फार्मूला हम आपको बताएंगे। ठीक है, कुछ सेकंड में ही क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे।
जो प्रतिशत मात्रा दे देगा उसको लिख लेना, घनत्व जो देगा वो भी लिख लेना, इसमें 10 से गुणा करा लेना, अणु भार से भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी आपसे, ये क्वेश्चन देखो पूछा है आपसे 2018 में। ठीक, देखो कैसे करोगे, प्रतिशत मात्रा दे दिया, घनत्व दे दिया, मोलरता पूछ रहा, नॉर्मलता निकालो। मोलरता बराबर P इंटू डी इंटू 10/m, तुरंत आ जाएगा। 96 1.84 गुणे 10, H2SO4 का अणु भार कितना हमने बताया, 98। ये हो गया 96, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18.4, 98, इसको कट कर दोगे टोटल तो ये वैल्यू आएगी 18.02। क्या मिल गया आपको, मोलरता मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, नॉर्मलता। तो अगर हमको मोलरता मिल जाए, नॉर्मलता निकालना हो तो क्या करोगे, जो मोलरता दिया उसको लिख लो 18.02। और बताओ H2SO4 है तो देखो इसमें क्या हाइड्रोजन है ना, मतलब अम्ल है, कितना यहाँ पे है, ये 2, तो जितना रहा 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 36.04, ये n, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, इतनी बात समझ गए कि नहीं। तो ये अगला क्वेश्चन देखो, ये मोल प्रभाज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कहा है कि 72 ग्राम जल है और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल है। तो जैसे मान लो ये मेरे पास से कोई विलयन है, इस विलयन में क्या है कि जल है मतलब H2O है, ये आपका हो गया मान लो H2O, और ये हो गया C2H5OH, ये है आपका एथिल एल्कोहल। ठीक है, ये दे दिया है कितना, 72 ग्राम, और ये दे दिया आपका 92 ग्राम। तो कह रहा है कि मोल प्रभाज निकालो। तो देखो मोल प्रभाज निकालने के लिए दोनों का मोल चाहिए। क्या इसमें मोल दिया है क्या, नहीं, ये ग्राम है ना भैया, तो जो ग्राम होता है ना वो द्रव्यमान होता है, तो हमको सबसे पहले मोल निकालना पड़ेगा। बिना मोल निकाले आप इसका मोल प्रभाज नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा टारगेट क्या है, मोल निकालना। मोल निकालने का फार्मूला क्या है, मोल बराबर होता है द्रव्यमान और बटे में अणु भार, ये फार्मूला होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी है। द्रव्यमान का मतलब जो ग्राम में वैल्यू देता है वो द्रव्यमान, और ये अणु भार। अब जैसे मान लो मेरे को H2O का अणु भार निकालना है, तो H2O का जो अणु भार होता है वो 18 होता है। ठीक है, मैं आपको निकाल के दिखा भी दे रहा हूँ आपको कि इसको कैसे निकालना है आपको। अब देखो ये हमको लिखना है H2O का अणु भार। तो देखो हाइड्रोजन का जो होता है ना, हाइड्रोजन का मैं लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोजन का जो भार होता है वो 1 होता है, और ऑक्सीजन का भार जो होता है वो 16 होता है, और कार्बन का जो भार होता है वो कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ से देखो हाइड्रोजन 1 × 2, और उसके बाद ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16, तो टोटल करोगे तो यहाँ से बताओ कितना हो गया, 18 हो गया। अब देखो ये एथिल एल्कोहल है, C2H5OH का अणु भार, तो यहाँ से देखो कार्बन का कितना लेते हो, 12, कार्बन कितनी बार है, 2 बार, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। हाइड्रोजन का कितना लिखते हो, 1, 5 यहाँ है, 1 यहाँ है, कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 6 से, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, टोटल कर दोगे तो ये आ जाएगा 46। तो देखो यहाँ से हमको द्रव्यमान दिया है, अणु भार हम दोनों का निकाल लिए। अब हम मोल निकालते हैं, तो हम यहाँ से लिखते हैं H2O, ये है आपका H2O के मोल। तो देखो मोल निकालना है ना, तो H2O का द्रव्यमान कितना दिया है, 72, और H2O का यहाँ से अणु भार कितना निकाले, 18, तो इसको कट कर दोगे तो कितनी बार में चला जाएगा, ये 4 बार में, मतलब 4 मोल आ गया यहाँ पे। अब हमको किसका निकालना है, C2H5OH का मोल। बताओ C2H5 का द्रव्यमान दिया हुआ कितना, 92, और इसका कितना निकाले हो, 46, इसको कट कर दोगे तो बताओ कितना आ गया, 2 मोल आ गया। तो टोटल मोल बताओ, कुल मोल कितना हो गया जी भैया, कुल मोल। तो बताओ ये हो गया तुम्हारा 4 और +2 कितना हो गया, 6 मोल हो गया।
तो हम सबका मोल निकाल लिया ना। अब हमको क्या करना है, मोल प्रभाज निकालना है। इसका भी मोल प्रभाज और इसका भी मोल प्रभाज। तो हमने बताया ना कि जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसका क्या करो, मोल ले लो और नीचे टोटल मोल ले लो। तो जैसे अब हमको किसका मोल प्रभाज निकालना है, इसका निकालना है और इसका निकालना है। तो देखो हम यहाँ से लिखते हैं H2O के मोल प्रभाज। तो H2O का मोल बताओ कितना दिया है, H2O का मोल दिया है 4 और कुल मोल कितना है 6। तो तुम क्या करोगे, H2O का जो मोल है उसको लिख लो 4 और टोटल मोल कितना हो गया 6। इसको कट कर लो, देखो कितनी बार में चला जाएगा, 0.6667। उसी तरीके से अब हमको किसका निकालना है, C2H5OH का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज तो बताओ C2H5OH के मोल कितने थे, देखो यहाँ पे दिया है 2, तो यहाँ पे लिख लो 2 और टोटल मोल कितना हो गया 6। इसको कट कर दोगे तो ये वाली वैल्यू कितना हो गया, 0.33 आ गया। बोलो समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से आपका जो है ये आपको मोल प्रभाज निकालने का तरीका पता चल गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम आपका। देखो अगला क्वेश्चन 2019 का है, 2 नंबर में भी पूछा हुआ है। कह रहा है कि जल और एथिल अल्कोहल का एक विलयन है। मतलब ये कह दिया कि यहाँ पर ये फिर वही कह दिया, मतलब H2O कह दिया, यहाँ से ये H2O है और ये C2H5OH का एक विलयन है जिसमें ये जो है 46% है। एथिल अल्कोहल कितना है 46%। तो अगर ये 46 है, इसका मतलब बाकी बताओ, जो बाकी बच जाएगा वो कौन होगा, जल होगा। तो जल इसमें कितना हो गया, 56 हो गया। अब इसमें देखो ये कहा कि भारानुसार, मतलब अल्कोहल का भी भार लेना है और जल का भी भार। तो भार के लिए बताओ यहाँ पे मात्रा क्या लोगे, ग्राम लोगे। फिर वही वाला क्वेश्चन लगा लो, यहाँ से क्या लिखोगे, H2O के मोल। तो H2O के मोल निकालना है, तो H2O का द्रव्यमान कितना दे दिया 56 और H2O का अणु भार कितना होता है 18। कितनी बार में चला जाएगा, 18 दूना 18 36 18 54, सॉरी ये 54 46 है ना, तो ये 54 हो गया। तो 3 मोल यहाँ आ गया, समझ गए। अब यहाँ से हमको निकालना है C2H5OH के मोल। बताओ, अब बताओगे इसका द्रव्यमान दिया है 46 और तुमको पता है कि इसका जो अणु भार होता है वो भी कितना होता है 46। इसको कट कर दो तो कितना मोल आ गया, 1 मोल। तो यहाँ से बताओ कुल मोल कितने हो गए। अगर हम कुल मोल पूछें तो कुल मोल बताओ कितना हो गया, 1 + 3 तो कितने हो गए 4 मोल। अब हमको क्या निकालना है कि मोल प्रभाज निकालना है। तो देखो यहाँ से H2O के मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। तो बताओ H2O का बताओ मोल कितना दिया है, 3 दिया है और कुल मोल कितना हो रहा है 4 हो रहा है। तो इसको कट कर दोगे तो बताओ कितनी बार में चला गया, ये चला जाएगा आपका 7 चौको 28, ये आपका हो गया। देखो इससे डिवाइड कर दोगे, 3 है 4 से डिवाइड कर लो नहीं जाएगा, डेसिमल लगा दो, 7 चौको 28 2 आ गया और उसके बाद यहाँ से इसको 5 बार में लेके चलो, मतलब 0.75 आ गया। ठीक है, अब एक काम तुमको और हम सिखाते हैं कि जैसे मान लो हमको यहाँ से क्या पता चल गया कि हमको पता चल गया कि H2O का जो मोल प्रभाज है 0.75 है, ठीक। और हमको अब किसका निकालना है, C2H5 का निकालना है, C2H5 का मोल प्रभाज। तो मैं तुमको एक जुगाड़ बताऊं, जैसे मान लो एक का मोल प्रभाज पता चल जाए और दूसरे का तुमसे पूछे, तो तुम क्या करना, एक में से जो पहली वाली वैल्यू आई उसको माइनस कर देना। जैसे H2O का निकाल लिए, H2O का निकालना है हमको, C2H5OH का निकालना है। अब किसका निकालना है, C2H5OH का। ये देखो C2H5OH का मोल प्रभाज। तो तुम क्या करो, H2O का मोल कितना आया है 0.75, ये इतना आया है और हमको इसका निकालना है। तो जो मान आए ना
उसी को क्या करना, एक में से माइनस कर देना, तो ये दूसरे वाले का पता चल जाएगा। एक में से माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि मूल प्रभाज का मान हमेशा एक होता है, इसलिए एक में से आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो यहाँ से एक में से माइनस करोगे तो बताओ इसका कितना हो गया, 0.25 आ गया। बोलो कन्फर्म हो, इतनी बात समझ गया ना। चलो ये देखो अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो क्वेश्चन में मोललता दिया हो और तुमसे मोल प्रभाज पूछे, तो देखो मोललता दिया है, ये बात याद रखना कि मोललता दिया है और मोल प्रभाज हमसे पूछा जाएगा। तो याद रखो कि जो मोललता दे रहा है उसको लिख लो, मोललता को स्मॉल एम से लिखा जाता है, मोललता को ऊपर नीचे लिख लो, फार्मूला बता रहे सिंपल सा, और नीचे वाले में क्या कर देना 55.5 जोड़ देना, तो हमको क्या पता चल जाएगा, मोल प्रभाज निकल जाएगा। मोल प्रभाज को ऐसे चाय से प्रदर्शित करते हो, तो ये सिंपल सा फार्मूला हो गया कि मोललता देगा उसको ऊपर नीचे लिख लेंगे और नीचे वाले मोललता में 55.5 जोड़ देंगे, और उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मोल प्रभाज का मान निकल जाएगा। ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन पूछा भी है, ये वाला क्वेश्चन पूछा है कि एक मोलल विलयन, मोलल का मतलब मोललता, तो मोललता यहाँ पे दे दिया, कितना दे दिया है, ये दे दिया है 1। मोल प्रभाज पूछा है तो देखो मोललता 1 दे दिया, तो जो हम बोले जो मोललता देगा उसको ऊपर नीचे लिख लेना और नीचे वाले में क्या करना 55.5 जोड़ देना, यानी 1 बटा ये हो गया 56.5, इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आ गया 0.0177। इसको चाहो तो लिख सकते हो 0.018 लिख सकते हो, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन 2017 में मेरे ख्याल से पूछा भी था आपका। आसान है कि नहीं आसान है। चलो इसी तरीके से देखो अभी ये वाला भी क्वेश्चन आप कर ही लोगे। अभी हमने एक परसेंटेज वाला क्वेश्चन बताया, उसी हिसाब से ये वाला क्वेश्चन आप कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन देखो 16, 17 और 22 में पूछा है। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, मैं कुछ आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना है। नहीं आएगा ठीक है तो उसके बाद आप कमेंट कर देना, मैं आपका सोल्यूशन दे दूंगा, लेकिन आप प्रैक्टिस खुद से करो पहले। ठीक, ये क्वेश्चन आपको करना है खुद से, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला भी क्वेश्चन आपको करना है। देखो यहाँ से फिर प्रतिशत दे दिया है, आपको खुद से करना है, प्रतिशत वाला क्वेश्चन लगाना है आपको। 2023 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व करा दिया। अब ये देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नोट है ये नोट इंपॉर्टेंट है, एकदम मजे की बात याद रखना आपको कि शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो 55.55 होती है। इतना साल क्वेश्चन आपका पूछ चुका है ये। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि शुद्ध जल की जो मोलरता होती है 55.55 होती है। याद कर लो, आएगा तो आएगा, इसको याद करना, किसी तरीके से याद करना पर याद करना। ठीक है, इसको मैं प्रूफ कर दूं कि कैसे होता है। देखो यदि मान लो 1 लीटर मेरे पास 1 लीटर शुद्ध पानी है, 1 लीटर शुद्ध पानी है, शुद्ध जल का जो द्रव्यमान होता है ना, द्रव्यमान वो 1000 ग्राम होता है। ये बात याद रखना। मतलब अगर 1 लीटर तुम पानी ले रहे हो, उसको तौलोगे तो वो क्या होगा, कितने ग्राम का होगा, 1000 ग्राम का होगा। 1000 ग्राम का मतलब 1 किलो हो गया। ठीक, अब पता चल गया हमको कि 1 लीटर शुद्ध जल का जो द्रव्यमान होता है वो 1000 ग्राम होता है। तो मोलरता का फार्मूला बताओ कितना होता है। मोलरता बराबर क्या सीखे हो, स्मॉल W/m/v सीखे हो ना। बताओ W कितना दे दिया है यहाँ पे, 1000 दे दिया है। ग्राम वाली वैल्यू W होता है। जल का अणु भार अभी निकाले 18 होता है, नहीं निकाले तो याद कर लो। ठीक है, और ये जो V है, V देखो कितना लोगे, 1 लीटर। ठीक, अब इसको कट करोगे तो ये आएगा 55.555 ऐसे आएगा। इसको चाहो तो लिख सकते हो 55.56। तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, दोनों के दोनों आंसर सही है। तो ये बात याद रख लेना कि इसकी जो मोलरता होती है शुद्ध जल की 55.55 होती है। ठीक है, चलो अगला देखो। एक बात याद रखना, ये भी क्वेश्चन ऑप्शनल पूछा है कई साल। मोलरता और जो नॉर्मलता होता है वो ताप पर निर्भर करता है। क्यों निर्भर करता है, जिस किसी के फार्मूले में आयतन आ जाएगा तो समझना कि ताप के ऊपर निर्भर करता है। जैसे देखो मोलरता का फार्मूला क्या सीखे हो, मोलरता बराबर सीखे हो स्मॉल W/m/v सीखे हो,
और नॉर्मलता बराबर क्या सीखे हो, नॉर्मलता बराबर सीखो स्मॉल w अपॉन ई इंटू भी, सीखे हो ना। तो इसके फार्मूले में भी आया, इसके फार्मूले में भी आया, मतलब आयतन आया। जिसके फार्मूले में आयतन आता है वो समझ लेना कि ताप के ऊपर निर्भर करता है तो करता है, ठीक है। याद रखना दो ही लोग यहाँ पे निर्भर कर रहे हैं, एक मोलरता दूसरा कौन, नॉर्मलता। अब बताओ मोल प्रभाज में कहीं आयतन आया था, नहीं, ठीक है, उसमें तो मोल आए थे, वो ताप के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। मोललता में क्या आया था, केवल द्रव्यमान आया था, तो वो भी ताप के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। जिसमें केवल आयतन होगा वही ताप के ऊपर निर्भर करेगा। तो ये बात याद रखना, मोलरता और नॉर्मलता ताप पर निर्भर करते हैं, बाकी ये मोललता और मोल प्रभाज ताप के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। समझ रहे हो ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो बोर्डेड हैं, ठीक है।